यह आईएनएस वर्षा है, भारत का नया $3.7 बिलियन का भूमिगत परमाणु पनडुब्बी आधार। एक चट्टान में निर्मित इसे परमाणु हमले से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि इसकी पानी के नीचे की सुरंगें पनडुब्बियों को गुप्त रूप से गोदी करने की अनुमति देती हैं। यह बेस भारत की बढ़ती हुई परमाणु पनडुब्बी बेड़े को रखने के लिए बनाया गया है, जिसमें 12 पनडुब्बियों के लिए स्थान है। ये परमाणु पनडुब्बियां निकट भविष्य में भारत के 3 परमाणु प्रतिरोध प्लेटफॉर्मों में से एक को पूरा करेंगी और आईएनएस वर्षा त्रय के एक भाग को जासूस आंखों से, जिसमें उपग्रह खुफिया शामिल है, दूर रखेगी। भारत ने दर्जन भर से अधिक नई पनडुब्बियां चालू की हैं, जिनमें से 5 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम हैं, जो चीन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। लेकिन भारत अब तक वहां नहीं पहुंचा है। फिलहाल उसके पास ऐसी 2 पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास 12 हैं। फिर भी यह संख्या का खेल नहीं है, बल्कि पहुंच का है। घर के करीब संचालन करने से भारत को लाभ मिलता है। इसके कई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां चीनी परमाणु पनडुब्बियों की संचालन सीमा के भीतर हैं। इन प्रकार के उच्च जोखिम वाले गतिरोधों में जीत अक्सर पहले हमले पर निर्भर करती है। आईएनएस वर्षा का सुरक्षित स्थान भारत को संघर्ष की स्थिति में दूसरा कदम उठाने का अवसर देगा, और इसीलिए यह आधार न केवल चीन पर नियंत्रण रखने की भारत की रणनीति की रीढ़ बनता है, बल्कि भारतीय महासागर में एक मजबूत नौसैनिक स्थिति के प्रति अरबों डॉलर की प्रतिबद्धता भी है। स्वीकृत रूप से नौसेना में प्रबलता प्राप्त करने की नई दिल्ली की राह आसान नहीं होगी, लेकिन चीन के साथ बढ़ते तनाव के चलते यह एक आवश्यक है। बंगाल की खाड़ी दुनिया का सबसे बड़ा तटीय जल निकाय है, लेकिन चीन और भारत के तेजी से उभरने के साथ यह सबसे रणनीतिक भी बन रही है। दुनिया के कई सबसे व्यस्त समुद्री राजमार्ग इससे होकर गुजरते हैं और खाड़ी खुद विशाल प्राकृतिक संसाधनों का घर है। यहाँ लगभग 7% वैश्विक पकड़ पाई जाती है। यह सालाना लगभग 400 मिलियन लोगों के लिए पर्याप्त प्रोटीन है। इस बीच समुद्र तल के नीचे प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के महत्वपूर्ण भंडार बैठे हैं। हालांकि अधिक प्रसिद्ध रूप से यह खाड़ी सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक चौक पॉइंट का घर है, मलक्का झलडमरू मध्य। हर साल लगभग 94,000 जहाज इसके माध्यम से गुजरते हैं, जो वैश्विक तौर पर व्यापार किए जाने वाले सभी सामानों का लगभग 30% ले जाते हैं। झलडमरू मध्य भी विश्व का सबसे बड़ा तेल परिवहन मार्ग है, जिसमें हर दिन 23.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल पूर्व एशिया की फैक्ट्रियों और उद्योगों को ऊर्जा देने के लिए गुजरता है। इसके अलावा जो तेल और गैस झलडमरू मध्य से गुजरती है, वह चीन द्वारा आयातित सभी ऊर्जा का 80% बनाती है, जो मलक्का को चीनी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बनाती है। बीजिंग इस कमजोरी को अच्छी तरह समझता है। वास्तव में बैकअप योजना के रूप में यह अन्य आपूर्ति मार्ग स्थापित करने पर काम कर रहा है। 3 गलियारे विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। यूनान प्रांत से चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा शुरू होता है। इसमें पाइपलाइंस, रेलवे और सड़कें शामिल हैं, जो चीन के क्षेत्रीय केंद्र कुनमिंग को म्यांमार में 7 अरब 300 मिलियन डॉलर के क्याओकफ्यू गहरे समुद्री बंदरगाह से जोड़ते हैं। दक्षिण एशिया के दूसरे छोर पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। 3000 किलोमीटर का एक बुनियादी ढांचा परियोजना नेटवर्क, जो शिनजियांग क्षेत्र को अरब सागर में कराची और ग्वादर के बंदरगाहों से जोड़ता है। शिनजियांग में स्थित मध्य गलियारा भी है। यह उरुमची और काशगर के वाणिज्यिक केंद्रों से कैस्पियन सागर पार करके मध्य एशिया तक जाता है और फिर तुर्की में यूरोपीय संघ से जुड़ता है। ये 3 गलियारे जितने भी महत्वाकांक्षी हों, फिर भी मलक्का स्ट्रेट की क्षमता के करीब नहीं आते, और इसीलिए चीन ने पिछले 2 दशकों में अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण किया है। आज बीजिंग के पास एक बेड़ा है जो आकार में बड़ा और संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक आधुनिक है। सन 2023 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने रिपोर्ट किया कि चीन के पास 370 से अधिक युद्धक पोत हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 78 अधिक है। दूसरी ओर चीन के 96 युद्धपोत तटीय रक्षा जहाज हैं, जैसे कि फ्रिगेट्स या कोरवेट्स। तो अमेरिका के पास भले ही कम जहाज हों, लेकिन वे बड़े हैं और अधिक अग्निशक्ति ले जा सकते हैं।
हालांकि यह बदलने के लिए तैयार है। अधिक रणनीतिक गहराई की खोज में चीन बड़ा सतही पोत जैसे टाइप 055 विध्वंसक, टाइप 092 परमाणु पनडुब्बी और 3 विमान वाहक पोत का उत्पादन कर रहा है, जो किसी भी नीला पानी नौसेना की पहचान है। ये भारी जहाजों की कक्षाएं अधिक शक्ति प्रक्षेपण लाएंगी, मलक्का जल मरुमध्य में चीन की कमजोरी को संतुलित करेंगी। लेकिन एक समस्या है, नीले पानी की नौसेनाओं को व्यापक रसद समर्थन की आवश्यकता होती है और इसलिए पिछले दशक में बीजिंग ने पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर के बाहर अपनी नौसेना के लिए नए कूटनीतिक संबंध बनाए हैं और बेसिंग अधिकार स्थापित किए हैं। इस बिंदु तक बीजिंग ने 46 देशों में लगभग 30 अरब डॉलर की सहायता दी है और यह सॉफ्ट पावर नीति काम कर रही है। सन 2017 में चीन ने जिबूती में अपनी पहली विदेशी बेस खोली और अब कंबोडिया, पाकिस्तान, तंजानिया और अन्य के साथ इसी तरह के समझौतों पर काम हो रहा है। हालांकि सबसे प्रमुख बात बंगाल की खाड़ी में चीनी बलों का निर्माण है। म्यांमार में क्योक्फ्यू डीप सी पोर्ट और बांग्लादेश में बीएनएस पाकुआ नौसैनिक अड्डा दोनों को मेजबान देशों द्वारा संचालित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में पीएलए नेवी ने उनका सबसे अधिक उपयोग किया है, जो एक रणनीति का हिस्सा है जिसे लगातार उपस्थिति कहा जाता है। देखिए, पूरे क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब स्थापित करके और साल भर इनका संचालन करके हिंद महासागर में चीन की गतिविधि स्थानीय लोगों की नजर में सामान्य हो जाती है, जो इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाती है। लगातार उपस्थिति बीजिंग और उसके संभावित सुरक्षा साझेदारों के बीच की दूरी को भी कम करती है, जबकि स्थानीय सहयोगियों का विश्वास बढ़ाती है। इस प्रकार प्रशांत महासागर के पार खुद को स्थापित करके चीन खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है और क्षेत्रीय शक्ति खिलाड़ियों को अपने कदमों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि चीन की गतिविधियों का मालदीव, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों द्वारा स्वागत किया जाता है, भारत उन्हें नापसंद करता है। 7,500 किलोमीटर के समुद्री तट और 1000 से अधिक द्वीप क्षेत्रों का घर होने के नाते भारत के पास विशाल समुद्री क्षमता है। हालांकि पड़ोसी देशों से सुरक्षा खतरों ने नई दिल्ली को अपने समुद्री शक्ति का उपयोग करने से रोक दिया है। बाहरी व्यापार के लिए 47% तक शिपिंग पर भारी निर्भर होने के बावजूद भारत को एक महाद्वीपीय जुनून कहा जाता है। भूमि और वायु क्षमताओं को बार बार नौसेना की कीमत पर प्राथमिकता दी गई है, जिसे हर साल सैन्य बजट का 15% से भी कम आवंटित किया जाता है। परिणाम स्वयं बोलते हैं। भारत के पास केवल 130 युद्धपोत हैं, जो चीन की तुलना में लगभग 3 से 1 का नुकसान है। इसके अलावा इसके अधिकांश युद्धपोत पुराने, जर्जर और उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त हैं, कम से कम नाटो मानकों के अनुसार। नौसेना का 15% हिस्सा, जो $11 बिलियन से थोड़ा अधिक है, अपने मौजूदा बेड़े की सेवा के लिए पर्याप्त है, लेकिन 2035 तक अतिरिक्त 200 युद्धपोतों के निर्माण के लिए आवश्यक राशि से कम है, जिसे संघीय सरकार हासिल करने की इच्छा रखती है। ऐसी सीमाओं का सामना करते हुए भारत अब समुद्री निषेध की रणनीति अपना रहा है। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है INS वर्षा, जो बंगाल की खाड़ी के पहाड़ी किनारे पर स्थित 20 वर्ग किलोमीटर की पनडुब्बी बेस है और भारत की पूर्वी तटरेखा के लगभग मध्य में स्थित है। INS वर्षा पर काम 2005 में विजाग के मौजूदा नौसेना बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए शुरू हुआ, लेकिन चीन की निरंतर उपस्थिति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। INS वर्षा अब 2026 में पूरा होने के लिए निर्धारित है। जब यह पूरा हो जाएगा तो यह भारत की बढ़ती परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े का अधिकांश हिस्सा समायोजित करेगा। यह चीन के हेनान द्वीप पर स्थित यूलिन नौसेना अड्डे के लिए भारत का जवाब होगा। दशकों तक भारत की पनडुब्बी बेड़ा मुख्य रूप से डीजल इलेक्ट्रिक सिंधु घोष क्लास की अटैक पनडुब्बियों से बना था। हालांकि 2016 में INS अरिहंत की शुरुआत के साथ नई दिल्ली ने नौसेना आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की।
सिर्फ 100 मीटर से थोड़ी अधिक लंबाई और प्रति इकाई $470 मिलियन की लागत वाले अरिहंत वर्ग भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। केवल कुछ ही देश ऐसे पोतों का घरेलू निर्माण करने में सक्षम हैं और अब भारत उनमें से एक है। INS अरिहंत 4 दशक के शोध का परिणाम है जो 1970 के दशक से शुरू हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोबाइल परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की तलाश की थी। अरिहंत श्रेणी 4 ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण ट्यूब से सुसज्जित है और लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने वाली 12 बैलिस्टिक मिसाइल या 4 कलाम 4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है, जो 3500 किलोमीटर तक यात्रा कर सकती हैं। 2024 में कलाम 4 ने INS अरिहंत से प्रक्षेपण के बाद सुर्खियां बटोरी, जो भारत की अरिहंत वर्ग की दूसरी पनडुब्बी है। 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ कलाम 4 चीनी सैन्य ठिकानों को हाइनान तक निशाना बना सकता है और चुपचाप चलने वाली अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के कारण भारत के नए बेड़े से पैदा होने वाला खतरा चीनी नीति निर्माताओं के मन में चिंता पैदा करेगा। हालांकि यह सब कुछ आसान नहीं रहा है। 2017 में एक गंभीर घटना हुई जब INS अरिहंत के एक चालक दल के सदस्य ने नाव के पिछले हिस्से पर एक हैच को ठीक से बंद नहीं किया। जहाज के प्रणोदन प्रणाली में आई बाढ़ ने पनडुब्बी को 10 महीने के लिए ड्राई डॉक में रहने को मजबूर कर दिया, जहां इंजीनियर 24 घंटे काम कर रहे थे ताकि क्षतिग्रस्त हिस्सों को बदला जा सके। ऐसी दुर्घटनाओं के बावजूद इस साल 2 और अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के कमीशन होने की उम्मीद है। 2035 तक INS वर्षा पर भारत के बेड़े का विस्तार 3 अत्याधुनिक S5 वर्ग की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों और 6 प्रोजेक्ट 7-7 वर्ग की परमाणु संचालित आक्रमण पनडुब्बियों द्वारा होने का अनुमान है। यह काफी व्यापक सूची है और इसकी सेवा में INS वर्षा को एक कमांड सेंटर के साथ साथ अच्युतापुरम में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से सीधी पहुंच प्राप्त होगी, जो केवल 16 किलोमीटर दूर है। भारत ने अपना परमाणु त्रय 2018 में स्थापित किया था, लेकिन जैसे जैसे परमाणु पनडुब्बी बेड़ा संख्या और प्रौद्योगिकी में बढ़ता है, त्रय परिपक्व होगा। समय के साथ यह भारत को अधिक रणनीतिक निवारक क्षमता, जीवटता और दूसरी हमला करने की क्षमता देगा, जो बड़े पैमाने पर संघर्षों को रोकने में सहायक होगा। हालांकि प्रभावशाली है, भारत की मजबूत नौसैनिक स्थिति की प्रतिबद्धता वर्षा से आगे वास्तव में उसकी मुख्य भूमि के तटों से भी आगे जाती है। दक्षिण पूर्व की ओर 1200 किलोमीटर पर अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित हैं, जो 500 से अधिक छोटे द्वीपों का समूह है, जिनमें से 37 पर लोग बसे हुए हैं। म्यांमार से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक रक्षात्मक बाधा बनाते हैं, जो समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। साथ मिलकर द्वीपों के पास 6,63,000 वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जो भारत के कुल EEZ का 30% है। इसके अलावा द्वीप प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं, जिसमें कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं, लेकिन वास्तव में इन द्वीपों का स्थान ही उन्हें रणनीतिक रूप से अनिवार्य बनाता है। मलक्का झरना मरुमध्य से लगभग 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय नौसेना के अग्रिम संचालन अड्डों के रूप में कार्य करता है और जमीन पर उन्नत निगरानी प्रणाली के साथ भारत इस क्षेत्र से गुजर रहे चीनी जहाजों पर प्रभावी रूप से नजर रख सकता है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। हाल ही में तक द्वीपों में 2 दोहरे कार्य वाले हवाई अड्डे थे, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कार निकोबार वायुसेना स्टेशन। अब शाहपुर में तीसरी हवाई पट्टी, जिसे INS कोहासा कहा जाता है, का निर्माण किया गया है। 1 किलोमीटर लंबा नया रनवे रात में लैंडिंग की सुविधाओं से सुसज्जित है। साथ ही यह पर्याप्त चौड़ाई और गहराई से लैस है ताकि बड़े विमानों का समर्थन किया जा सके, जैसे कि बोइंग P-8 पोसाइडन पनडुब्बी शिकारी, जिनमें से भारत के पास 1 दर्जन है।
कुल मिलाकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तराजू को भारत के पक्ष में झुका देते हैं, लेकिन अब नई दिल्ली इसे एक कदम और आगे ले जा रही है। जैसे चीन भारत के पिछवाड़े में प्रवेश करता है, वैसे ही भारत भी अब चीन के पिछवाड़े में प्रवेश करने की शुरुआत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति एक्ट ईस्ट के तहत भारत दक्षिण पूर्व एशिया की ओर केवल औपचारिक वार्तालाप के लिए नहीं, बल्कि हथियारों के सौदों के लिए भी पहुंच बना रहा है। अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप दी और वियतनाम के साथ भी ऐसा ही एक हथियारों का सौदा चल रहा है। संदर्भ के लिए, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी उच्च सटीकता होती है और इसे भूमि, वायु और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। सामूहिक रूप से दक्षिण चीन सागर में प्रक्षेपण कर और एक अंडरसी किले का निर्माण करके भारत चीन के संसाधनों को फैलाने और इसे बंगाल की खाड़ी में घेरने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, नियंत्रण हमेशा विरासत में नहीं मिलता, लेकिन हर बार एक सागर पर चुनौती